चीन ग्लोबल ट्रेड का बादशाह बन गया है। 2024 में उसका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन को पार कर गया। ये स्विट्जरलैंड, पोलैंड और अर्जेंटीना जैसे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। पूरा मुल्क जो कमाता है उससे ज्यादा। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा हुआ। यानी अगर कोई देश 130 रुपए का सामान दूसरे देशों को बेचता है और सिर्फ 100 रुपए का सामान बाहर से खरीद लाता है तो ट्रेड सरप्लस हुआ 30 रुपए का। वहीं अगर 100 रुपए का सामान बेचा और 130 का खरीदा तो इसे ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहेंगे। हिंदुस्तान और अमेरिका समेत अधिकतर बड़े देश इस वक्त ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। उसी दौर में चीन ने ट्रेड सरप्लस का रिकॉर्ड बना दिया है। आज के राजदूत में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि चीन ग्लोबल ट्रेड का बादशाह कैसे बना और ये बाकी दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों है। चीन के बाद हम साउथ कोरिया चलेंगे, जहां पुलिस ने राष्ट्रपति यून सुक यूल को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा साउथ कोरिया में पहली बार हुआ है। यून की गिरफ्तारी क्यों और कैसे हुई और आगे क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव पर राजदूत देख रहे हैं। शुरुआत हम चीन से करेंगे। चीन आकार में दुनिया का तीसरा और जनसंख्या में दूसरा और अर्थव्यवस्था के मामले में भी दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की जीडीपी लगभग $18 ट्रिलियन की है। उससे आगे सिर्फ एक देश है, यूएस। अमेरिका की जीडीपी तकरीबन $26 ट्रिलियन की है। भारत $3.5 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर आता है। आगे चलने से पहले आपको बिलियन और ट्रिलियन का खेल बता दें। 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। बिलियन को बोलचाल की भाषा में हम अरब कहते हैं हिंदी में। वहीं 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन यानी 1000 अरब होते हैं। $1 का मूल्य भारतीय रुपए में 85 के आसपास चल रहा है। 1 बिलियन का मतलब हुआ 8500 करोड़ रुपए और इसी गणित के आधार पर आप ट्रिलियन को गिनिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना है। फिलहाल हम चीन पर लौटते हैं। जब अक्टूबर 1949 में चीन की स्थापना हुई तब मार्केट को बाकी दुनिया के लिए बंद रखा गया। माओ जेडोंग ने सामूहिक खेती और सरकार द्वारा नियंत्रित उद्योगों पर जोर दिया। इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड की गुंजाइश बहुत कम थी। माओ की मौत के बाद 1978 में सत्ता डेंग जियाओपिंग के पास आई। उन्होंने ओपन डोर रिफॉर्म शुरू किए। फिर चीन का मार्केट दूसरे देशों के लिए खुला। उसी जमाने में हिंदुस्तान में भी रिफॉर्म की बात होती थी, लेकिन अपने यहाँ हुए 1991 में। खैर, जब डेंग जियाओपिंग के ज़माने में विदेशी निवेश की इजाज़त मिली, देश भर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि SEZ बनाए गए। उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ और सरकारी कंपनियों का निजीकरण भी किया गया। चीन के पास सस्ते लेबर फोर्स की कोई कमी नहीं थी और इन वजहों से चीन की इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ी। वो अपनी ज़रूरत के लिए तो सामान बना ही रहा था, जल्दी बाकी दुनिया को भी सामान बेचने के काबिल हो गया। इतना बेचा कि कभी व्यापार घाटा सहने की नौबत उसको आई नहीं। 1993 से चीन हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहा, यानी उसने आयात की तुलना में निर्यात ही ज्यादा किया। 2024 में ट्रेड सरप्लस कोई नई बात नहीं है। नया बस इतना ही है कि चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गया। इससे पहले का रिकॉर्ड $838 बिलियन का था और यह आंकड़ा उसने साल 2022 में हासिल किया था। 13 जनवरी को चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने 2024 का डेटा रिलीज किया। इसके मुताबिक पिछले साल चीन ने $3.58 ट्रिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज का निर्यात किया, जबकि $2.59 ट्रिलियन का आयात किया। चीन ने दुनिया को कपड़े, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक बेची हैं। जहाँ तक खरीदने की बात है, ज़्यादातर पैसा कच्चे तेल, प्राकृतिक संसाधनों और कृषि उत्पादों पर खर्च हुआ। फैक्ट्रियों में बनने वाले प्रोडक्ट्स में चीन का कोई सानी नहीं है। इसी की बदौलत उसने $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस हासिल किया है। अब ये धरातल पर कैसा दिखता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के मामले में चीन का मुकाबला है नहीं। ये चीन की इकोनॉमी में 10% का योगदान देता है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कपड़े, मोबाइल, कंप्यूटर्स, कार वगैरह आते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दुनिया भर के सिर्फ चीन में बनते हैं। सोलर पैनल्स बनाने के मामले में चीन की मोनोपोली है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 90% से ज़्यादा, कई लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 100% चीन में बन रहे हैं, या अगर कोई और बना रहा है तो उनके पार्ट्स चीन से आ रहे हैं। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा कार भी बना रहा है। कारों के निर्यात में वो पहले नंबर पर है। एक समय वो दूसरे देशों से कार आयात किया करता था। इसी तरह बाकी वस्तुओं और सेवाओं में भी चीन आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, बन ही गया है ऑलमोस्ट। जैसे ही अपनी ज़रूरत पूरी होती है, चीन उन सामानों का निर्यात भी बढ़ा देता है और कार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2 दशक तक पहले चीन में कार रखना लग्जरी होता था। बाहर से कार्स आती थी और इसमें बहुत पैसा खर्च होता था। फिर सरकार ने चीन के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया।
कार बनाने वाली कंपनियों को सस्ता कर्ज मिला, नियमों में कुछ ढील मिली और काम करने की पूरी छूट। कुछ ही सालों में चीनी कंपनियां घरेलू जरूरत से दोगुनी से ज्यादा कारें बनाने लगी और उन्होंने बाहर से आने वाली कारों पर आयात शुल्क भी बढ़ाया ताकि चीन में चलने वाली कार मेड इन चाइना ही हो, और उन्हें इसमें कामयाबी मिली। विदेशी कंपनियों के लिए चीन में घुसना मुश्किल होने लगा। वहीं चीनी कार कंपनियां सस्ते दामों में दूसरे देशों को कारें बेचने लगी। दूसरे मार्केट प्लेयर्स के पास न तो इतनी सरकारी मदद थी, न वो मास प्रोडक्शन कर पा रहे थे चीन के स्केल पर, और इस वजह से वो चीन के मुकाबले पिछड़ने लगे। फिर इलेक्ट्रिक कारों का दौर आया, उसमें भी चीन ने बाजी मारी। चीन के अंदर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड कम हुई, लेकिन चीनी कंपनियों के पास दूसरे बाजार थे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए चीन ने अफ्रीका महाद्वीप और साउथ एशिया के अल्प विकसित देशों को अपने कंट्रोल में रखा है। जिन कारों की चीन में डिमांड नहीं थी, उन्हें इन्हीं कंट्रीज की तरफ डाइवर्ट किया। वैसे 2023 में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल वाली कारें रूस में बिक गईं, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों की कंपनियों ने रूस को छोड़ दिया। इस मार्केट को चीन ने बहुत अच्छे से भुनाया, आपदा में अवसर इसी को बोलते हैं। इससे उसको इलेक्ट्रिक कारों के लिए जगह बनाने का मौका भी मिला और पैसा तो मिला ही। इलेक्ट्रिक कारों का उदाहरण इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि इससे सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी का पता चलता है। वेन जियाबाओ 2003 से 2013 के बीच चीन के प्रधानमंत्री रहे। पूरा जोर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने को लेकर था और उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों को अपनी प्राथमिकता बनाया। 2007 में जियाबाओ ने पार्टी लाइन से इतर जाकर वॉन गैंग को साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया। वॉन मशहूर कार कंपनी ऑडी में इंजीनियर रह चुके थे। जियाबाओ ने उन्हें कहा कि जितना पैसा चाहिए आपको दिया जाएगा, लेकिन चीन को इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में लीडर बनाना है। इसके बाद सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों में ज़बरदस्त निवेश किया, कार कंपनियों को बिना ब्याज वाला कर्ज दिया, सॉफ्ट लोन्स, फैक्ट्री बिठाने के लिए कौड़ियों के भाव ज़मीन दी, बिजली और पानी फ्री में दिया, फ्री भी। जब बेचने की बारी आई तो खरीदारों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2009 के बाद से इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसकी बदौलत चीन इलेक्ट्रिक कार बेचने में भी पहले नंबर पर ही पहुंच गया है। इसने अमेरिका और यूरोप की कार कंपनीज के लिए मुसीबत खड़ी की है। सरकारी मदद के बदौलत चीनी कंपनियां कम दाम में बेहतर कारें मुहैया करवा रही हैं। उनके लिए कम्पीट करना मुश्किल है अमेरिकन के लिए। इसलिए यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील समेत कई देशों ने चीनी कार्स पर टैरिफ बढ़ा दिया है। इंडिया में भी BYD लेके देखिए कितनी महंगी पड़ती है, ताकि डोमेस्टिक कंपनीज को शेल्टर किया जाए। यह हाल सिर्फ कारों का ही नहीं है, दूसरे सामानों में भी चीन कड़ी टक्कर देता है आपको अपने आंगन में। इसी वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी प्रोडक्ट्स पर 10 से 60% तक का टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। कई मायनों में ट्रंप की चेतावनी वाजिब भी लगती है, क्योंकि चीन का सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस US के साथ ही उसी को सबसे ज़्यादा बेच रहा है। उनके बीच लगभग $300 बिलियन का अंतर है। चीन ज़्यादा सामान अमेरिका को बेच रहा है, कम ही सामान अमेरिका से खरीद रहा है। US के अलावा और किन देशों के साथ चीन का ट्रेड सरप्लस है? अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन का नंबर आता है, यानी कि EU। उनका घाटा लगभग $250 बिलियन का है। EU यूरोप के 27 देशों का संगठन है, तो ये $250 बिलियन इन 27 देशों से ट्रेड पर है। EU के बाद आसियान देशों का नाम है। चीन के साथ उनका व्यापार घाटा $200 बिलियन के आसपास है। आसियान से आप समझते हैं एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश आते हैं। अब लाख का सवाल कि भारत चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट में है या सरप्लस में। चीन के मामले में भारत बरसों से ट्रेड डेफिसिट में ही है। 2024 में हिंदुस्तान का व्यापार घाटा $100 बिलियन को पार कर गया। भारत ने चीन से $121 बिलियन का सामान खरीदा। इसके बरक्स चीन को सिर्फ $18 बिलियन का निर्यात किया जा सका। ये स्थिति तब रही जब दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव था और आपसी रिश्ते अच्छी स्थिति में नहीं थे, तब भी हमको इतना खरीदना पड़ा। अब सवाल ये आता है कि चीन का ट्रेड सरप्लस दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों है? पहला बिंदु तो यह है कि इससे लाखों करोड़ों नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। अगर चीनी कंपनियों ने सस्ते दामों में सामान देना जारी रखा तो दूसरी कंपनियों का सामान बिक नहीं पाएगा और फिर उनके लिए मार्केट में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। या तो उन्हें काम बंद करना पड़ेगा या फिर लोगों को रिट्रेंच करना पड़ेगा, अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ कम करने पड़ेंगे। दूसरी बात, ट्रेड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर ट्रेड पॉलिसी में बदलाव का वादा कर दिया है और वो चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं बहुत सीरियस है। दूसरे देश भी ऐसा ही टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। इसके चलते देशों के बीच ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। अगर ये हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन को भारी नुकसान हो सकता है और ये जो जितनी मेहनत आपने की है FTAs वगैरह बनाने में, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। तीसरा बिंदु, ग्लोबल ट्रेड में चीन का दबदबा ऐसा है कि कई देशों की निर्भरता ही हो गई है उस पर, जैसे 70% रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन और 90% प्रोसेसिंग सिर्फ चीन में होती है।
इन मिनरल्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन से लेकर F-35 फाइटर जेट्स तक में होता है। अगर चीन ने उनका निर्यात रोक दिया तो अमेरिका के लिए भारी मुश्किल हो जाएगी। चीन और भी देशों को परेशान करने की स्थिति में है और ये उसका सबसे कारगर हथियार बन सकता है। एक ज़माने में आप याद कीजिए, जैसे यूएस सैंक्शन लगाया करता था, चीन भी उस तरह का काम कर सकता है। चीन का अध्याय अब हम यहाँ रोक रहे हैं, साउथ कोरिया चलेंगे। 15 जनवरी 2025 की सुबह साउथ कोरिया की राजधानी सियोल का तापमान 0 से नीचे था। कपकपाती ठंड के बीच 1000 पुलिस वालों का हुजूम सधे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उनके हाथों में बंदूकों, डंडों के अलावा ऐसी भी बहुत सी चीज़ें थीं जो आमतौर पर पुलिस अपने साथ रखती नहीं, जैसे कि वायर कटर, सीढ़ियाँ, हथौड़े वगैरह। उनका मकसद एक हाई प्रोफाइल घर के अंदर घुसना था, जिसके बाहर कटीली तारों और बैरिकेड्स का जाल था। कई घंटों की मशक्कत के बाद वो अंदर घुसने में कामयाब रहे और फिर जो हुआ वो साउथ कोरिया में कभी नहीं घटा उसके इतिहास में। पहली बार साउथ कोरिया के इतिहास में किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया, वो भी दुर्दांत अपराधियों वाले तरीके से। ये स्थिति कैसे बनी और क्यों? 3 दिसंबर 2024 की रात राष्ट्रपति यून सुक योल ने साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया। इस ऐलान के थोड़ी देर बाद 300 में से 190 सांसदों ने प्रस्ताव लाकर मार्शल लॉ को पलट दिया। पलटने वालों में यून सुक योल की पार्टी के सांसद भी थे। उन्होंने भी मार्शल लॉ लगाने का विरोध किया। 4 दिसंबर की सुबह होते होते राष्ट्रपति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश शुरू हुई। इस दफा प्रस्ताव पास हुआ, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। शक्तियां सीमित हो गई, मगर संवैधानिक अदालत का आदेश आने तक उनकी कुर्सी बरकरार रखी गई। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति देश को चलाने वाले थे। इस बीच यून के खिलाफ बगावत का केस भी खोला गया। इसकी जांच करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस CIO ने शुरू की। जब यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया तब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, मगर वो गए नहीं। तीन बार समन निकला लेकिन यून ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर CIO ने कोर्ट में अरेस्ट वारंट जारी करने की अर्जी डाली, जो कि हो गई अप्रूव। 3 जनवरी 2025 को CIO ने पहली बार यून को अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। जो लोग अंदर घुस गए थे उन्हें घंटों तक कमरे में रखा गया और आखिरकार उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। 15 जनवरी को वो दोबारा वारंट लेकर पहुंचे। इस दफा उन्होंने भारी संख्या में पुलिस बुलाई थी और उन्हें रोकने की पूरी तैयारी भी थी, लेकिन उन्होंने सीढ़ियां लगाकर और तार काट कर अंदर जगह बनाई। अंदर घुसते उन्होंने यून सुक योल को अरेस्ट किया। साउथ कोरिया में इससे पहले किसी पदासीन राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया गया था। यून सुक योल ने इस मामले में एक रिकॉर्ड तो बना ही दिया। यून ने गिरफ्तारी से पहले बयान जारी किया, इसमें बोले कि वारंट अवैध है, खून खराबा रोकने के लिए मैं CIO का साथ दूंगा। साथ तो दे रहे हैं, आगे क्या होगा? CIO के पास 48 घंटे का समय है। मौजूदा वारंट के आधार पर उनसे ज़्यादा समय तक पूछताछ नहीं कर सकते। अगर और समय चाहिए तो उन्हें नया वारंट लाना पड़ेगा। अगर वारंट मिल गया तो यून को 20 दिनों तक की हिरासत में रखा जा सकता है, एक तरह की रिमांड। जाते जाते एक और अपडेट दे रहे हैं आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने CEO मार्क ज़करबर्ग के बयान के लिए माफ़ी मांगी है। ज़करबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कह दिया था कि कोविड-19 के बाद कई देशों में निवर्तमान सरकारों को हार का सामना करना पड़ा, इसमें भारत भी था। इस पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने नाराजगी जाहिर कर दी। वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन IT के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इस बयान के लिए मेटा के अधिकारियों को समन देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर आपत्ति जताई। उनकी पोस्ट पर मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट शिवनाथ ठुकराल ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मार्क से अनजाने में गलती हुई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। राजदूत का आज का एपिसोड यहीं पे कंक्लूड होता है। इसे लिखा अभिषेक ने, निवेदिता ने रिकॉर्ड किया और इरशाद ने उनकी मदद की। आप खबरगांव को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया, शुभ रात्रि।